8 महीने पहले ओपनएआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन की वीडियो पब्लिश हुई और इस वीडियो में सैम ऑल्टमैन ने बहुत ही अमेजिंग सिस्टम रिवील किया जिसकी मदद से हर 2-3 हफ्ते में वो एक नया आइडिया जनरेट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सालों तक बहुत से मेथड्स उन्होंने ट्राई किए लेकिन ये मेथड सबसे बेस्ट है जिसे वो हर रोज यूज करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि ये आइडिया एग्जैक्टली है क्या और इसे हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो देखो, सैम ऑल्टमैन बोलते हैं कि सिस्टम को यूज करने के लिए हमें सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए। पहला है एक नोटबुक और दूसरा है एक पेन। सैम कोई भी नोटबुक यूज नहीं करते। वो कहते हैं मैं सिर्फ स्पाइरल नोटबुक ही यूज करता हूँ जो पॉकेट में आसानी से आ जाए। स्पाइरल नोटबुक वो इसीलिए यूज करते हैं ताकि वो उसके पेजेस फाड़ पाए। अब होता यह है कि सैम ऑल्टमैन का हफ्ता कुछ इस तरीके से गुजरता है। वो पूरे वीकडेज में बहुत ही बिजी होते हैं, एक के बाद एक मीटिंग, हर एक कार अपनी टीम के साथ जैम पैक्ड रहता है जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में कर क्या रहे हैं वो उन्हें सोचने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन वीकडेज में अगर कभी भी उन्हें 11 मिनट से ज्यादा का टाइम मिल जाता है, चाहे फिर वो कार की बैक सीट में ही क्यों ना हो या फिर नेक्स्ट मीटिंग शुरू ही क्यों ना होने वाली हो, वो उस दिन के बारे में सोचते हैं। अपनी जेब से ये स्पाइरल नोटबुक और ये पेन निकालते हैं और उस आइडिया को पेज पर लिख देते हैं। अब आती है वीकेंड्स की बारी, जिस वक्त पर उनके पास काफी बड़ा फ्री टाइम का चंक होता है। इस वक्त पर वो अकेले बैठ के अपने पूरे वीक के बारे में सोचते हैं और जो भी आइडियाज उन्हें मिल रहे होते हैं वो इस नोटबुक में लिख लेते हैं। इसके साथ साथ वो एक और इंटरेस्टिंग काम करते हैं। वो एक एक करके पूरी नोटबुक में जितने भी आइडियाज लिखे होते हैं वो उन पेजेस को फाड़ने लग जाते हैं। अब क्योंकि उनके पास स्पाइरल नोटबुक है इसलिए पेजेस आसानी से फट जाते हैं। इन सारे पेजेस को फाड़ने के बाद वो इन सब पेजेस को टेबल में फैला लेते हैं। पर अब सवाल ये आता है कि वो इन पेजेस को फाड़ क्यों रहे हैं। सैम कहते हैं कि इन पेजेस को फाड़ने का गोल ये है कि वो एक साथ पूरे हफ्ते के आइडियाज को देख सके और इन सब आइडियाज में क्या कोई कनेक्शन है, कोई पैटर्न है, उन्हें आइडेंटिफाई कर पाए। और जब उन्हें ये पैटर्न मिल जाता है तो वो इन पेजेस को मुछोड़ के डस्टबिन में फेंक देते हैं और उन्हें कभी दोबारा यूज नहीं करते। सैम बोलते हैं कि मुझे कभी भी लोगों के साथ बैठकर आइडियाज नहीं आते, मुझे आइडियाज अकेले बैठकर रिफ्लेक्ट करके ही आते हैं और इसीलिए मैंने ये सिस्टम बनाया है ताकि आइडियाज आना एक रैंडम प्रोसेस ना हो, एक किस्मत वाली बात ना हो, बल्कि हर हफ्ते अगर कुछ लाइफ में हो रहा है तो वो सिस्टमैटिकली आइडियाज में कन्वर्ट होता रहे। तो अब सवाल आता है कि क्या ऐसे और कई सिस्टम्स हैं जिन्हें हम अभी से यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हाँ, आज हम इन्हीं सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सिस्टम में हम बात करेंगे आइडिया जनरेशन के बारे में। हम सबके फेवरेट हैं ए.आर. रहमान और ए.आर. रहमान के फेवरेट हैं बेथोवन। बहुत से लोग मानते हैं कि जब बेथोवन अपना म्यूजिक पीस लिखते थे तो वो पहले इंस्पिरेशन की वेट करते थे, जैसे कि कोई मैजिक मूवमेंट आएगा उनका मास्टरपीस लिखने के लिए, और कई सालों तक यही चलता रहा। बहुत से म्यूजिशियंस हैं जो म्यूजिक पीसेस बनाना चाहते थे लेकिन उन्हें लगता था कि उनमें बेथोवन जैसी बात नहीं है, इसलिए वो हार मान लेते। लेकिन बाद में जब इन्हें डिटेल में स्टडी किया गया तो बेथोवन की बहुत सारी नोटबुक्स मिली जो आज भी लाइब्रेरी में सेफ है। उन नोटबुक्स को स्टडी करने के बाद पता चला कि बेथोवन अपनी मोटिवेशन पर नहीं बल्कि एक सिस्टम पर रिलाय करते थे। बेथोवन हमेशा अपने साथ छोटी नोटबुक्स रखते, घर पर, बाहर वॉक पर, कॉफी में, हर जगह। जब भी उनके दिमाग में छोटा सा भी आइडिया आता, चाहे वो परफेक्ट ना भी हो या फिर बिल्कुल बेकार ही हो, वो उसे लिख लेते। उनके लिए आइडिया का अच्छा होना जरूरी नहीं है, बस आइडिया होना जरूरी था। जब इनकी इन स्केच बुक्स को पढ़ा गया तो उसमें देखा कि उनका हर एक बेस्ट पीस जो क्रिएट हुआ है उसकी जर्नी कितनी मेसी थी। वो एक मेलोडी को लिख रहे थे, उसे बार बार काट रहे थे, उसके बाद फिर लिख रहे थे। इन स्केच बुक्स के पेजेस पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिखती थी लेकिन साथ में कंसिस्टेंसी भी। बेथोवन की एक सिम्फनी बहुत फेमस हुई थी, सिम्फनी नंबर 5। असल में इसके पीछे सालों की मेहनत और रिविजन्स थी। बेथोवन का एक सिंपल सिस्टम था। देखो, वो सुबह पुराने अपने आइडियाज को रिव्यू करते, दोपहर को वॉक्स पर जाते और नए म्यूजिक के छोटे टुकड़े लिखते, शाम को पियानो पर बैठकर उसे पॉलिश करते। उन्होंने कभी भी अपने आप से ये नहीं पूछा कि आज मूड नहीं है, वो सिर्फ एक ही चीज पूछते थे, आज इस आइडिया को थोड़ा बेटर कैसे बनाया जा सकता है। इन शॉर्ट स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि जो आइडिया जनरेशन है वो आइटरेटिव प्रोसेस है और इसके लिए हमें सिर्फ 3 ही चीजें चाहिए। 1, इन आइडियाज को लॉक करने के लिए कोई भी तरीका, चाहे हम उसे डिजिटली सेव कर रहे हो या फिर सैम या बेथोवन की तरह अपनी किसी नोटबुक में। 2, इन आइडियाज पर रिफ्लेक्ट करने के लिए टाइम। और 3, इन आइडियाज को आइटरेटिवली इंप्रूव करते रहना। वरना होता यह है कि हमारे दिमाग में बहुत से आइडियाज आते हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं और फिर 1 साल के बाद वही आइडियाज वापस हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है। दुख की बात तो यह है कि कई बार हमें नहीं पता चलता कि यही आइडिया हमारे दिमाग में 10 बार पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट सिस्टम आता है हैबिट ट्रैकिंग या फिर रूल ऑफ 120। 1993 कनाडा के एक छोटे शहर में एक बैंक ने 23 साल के यंग स्टॉक ब्रोकर को हायर किया जिसका नाम था ट्रेंट। ट्रेंट एक नया लड़का था, इसलिए कोई भी उसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उन सबको लगता था हाँ, ये बाकी लोगों की तरह आएगा, थोड़ी बहुत सेल्स करवाएगा और फिर चला जाएगा। लेकिन एक सिंपल हैबिट की वजह से उसने अपनी कंपनी को $5 मिलियन का बिजनेस करवा के दिया, जिसकी वजह से उसकी सैलरी
1 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। और ये सिंपल हैबिट क्या थी? ट्रेंट बस हर सुबह अपने डेस्क पर 2 जार रखता। एक जार में 120 पेपर क्लिप्स होते और दूसरा जार बिल्कुल खाली। जैसे ही दिन स्टार्ट होता वो एक सेल्स कॉल करता। कॉल के तुरंत बाद वो एक पेपर क्लिप भरे हुए जार से उठाकर खाली जार में डाल देता, फिर उसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करता। वो कहता, जब तक 120 क्लिप्स एक जार से दूसरी जार में ना आ जाए मैं नहीं रुकता, चाहे फिर मुझे कितनी भी देर क्यों ना लग जाए। ये रूल ऑफ 120 बहुत पावरफुल है। कोई भी हैबिट जो हम करना चाहते हैं हम हर रोज उसे 120 टाइम्स कर सकते हैं। ये 120 मिनट्स हो सकते हैं, 120 आइट्रेशंस हो सकती है। लेकिन इससे पहले कि हमने किसी चीज को अगर 120 बार भी नहीं किया है तो उस पर कंक्लूजन्स देना कि ये टेक्निक काम कर रही है या नहीं कर रही, ये सब बकवास है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गोल्डीलॉक रूल। 1955 में डिज्नीलैंड कैलिफोर्निया में नया नया ओपन हुआ था। तब एक 10 साल का लड़का वहां पर आया और उसने जॉब मांग ली और उसे 40 रुपए की जॉब मिल गई, जिसमें उसका काम था कि उसे गाइड बुक्स लोगों को बेचनी है। ये लड़का बहुत क्यूरियस था। वो बड़े एम्प्लॉय से वहां पर बात करता, उन एम्प्लॉय से मैजिक ट्रिक सीखता और जो लोग भी वहां पर बुक्स खरीदने आते वो उन्हें मैजिक ट्रिक दिखाता और देखता कि क्या ये लोग इस मैजिक ट्रिक को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। धीरे धीरे मैजिक ट्रिक छोड़ के उसे लगा कि उसे कॉमेडियन बनना चाहिए क्योंकि वो लोगों को हंसा सकता है। अपने टीनेज ईयर्स में भी वो लॉस एंजलिस के छोटे छोटे क्लब में जाता और वहां पर परफॉर्म करता और हफ्तों के बाद उसे सिर्फ 5 मिनट परफॉर्म करने का उस क्लब में मौका मिलता। शुरू की परफॉर्मेंसेस में कोई उसे खुश भी नहीं हुआ, लेकिन एक जोक पर लोग हंस दिए और फिर इस लड़के को लगा कि वो लोगों को हंसा सकता है अगर वो बहुत मेहनत करे। हर बार वो नए जोक लेके आता, 1 मिनट एक्स्ट्रा परफॉर्म करता और देखता कि इन नए जोक्स पर लोग हंस रहे हैं या नहीं। एक मिनट इंक्रीज करते करते 19 साल की एज में उसने अपनी पहली 20 मिनट की परफॉर्मेंस दी, जो कि लोगों को बहुत पसंद आई। 15 साल तक मेहनत करने के बाद वो टुनाइट शो और सैटरडे नाइट लाइव पर भी अपीयर हुआ और एक टाइम आया जब न्यूयॉर्क के 3 दिन के शो में उसकी 45,000 टिकट्स बिकी। और ये लड़का था स्टीव मार्टिन। स्टीव मार्टिन को बहुत से लोगों ने स्टडी किया और इनकी इंप्रूवमेंट कोई मैजिक नहीं बल्कि एक सिस्टम था जिसे कहते हैं गोल्डीलॉक जोन, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जहाँ पर एक्स एक्सिस में आता है डिफिकल्टी और वाई एक्सिस में आता है मोटिवेशन। अगर डिफिकल्टी बहुत ही कम हो तो मोटिवेशन बहुत कम हो जाती है और हम बोर्डम वाले रीजन में रहते हैं, यानी बोर होने लगते हैं। लेकिन अगर डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हो जाए तो भी हमारी मोटिवेशन कम होती है क्योंकि यहाँ पर हमें बार बार फेलियर मिल रहा होता है। लेकिन गोल्डीलॉक जोन यहाँ पर बीच में सेंटर में आता है जहाँ पर डिफिकल्टी मीडियम होती है और इस वक्त पर काम करने की मोटिवेशन हमेशा ज्यादा, यानी जितनी हमारी कैपेबिलिटी है बस उससे थोड़ा सा ज्यादा अगर हम अपने को डिफिकल्ट टास्क देते हैं तो हम हमेशा काम करते रहेंगे। सेम चीज स्टीव मार्टिन भी करता था। कभी भी उसने 5 मिनट से अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस को 20 मिनट नहीं बनाया, वो बस 30 सेकंड 1 मिनट एक्स्ट्रा परफॉर्म करता और उन जोक्स को टेस्ट करता और इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ता। और ये सिस्टम सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। अगर हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने अपने लिए डिफिकल्टी लेवल बहुत इंक्रीज कर दिया है। और अगर हम बोर हो रहे हैं तो हमें थोड़ा सा कुछ चैलेंजिंग चाहिए और हर बार इस जोन को कंट्रोल करके हम गोल्डीलॉक जोन में रह सकते हैं। तो एक बार जो ये पूरी वीडियो है मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था सैम ऑल्टमैन की स्टोरी से कि किस तरीके से उन्होंने अपने लिए एक सिस्टम बनाया रखा है जिसमें वो हफ्ते भर के सारे आइडियाज को एक नोटबुक में लिखते रहते हैं और हफ्ते की एंड में इन सब पेजेस को फाड़ के टेबल पर रख लेते हैं ताकि उनके बीच में वो एक पैटर्न ढूंढ पाए। कुछ सिमिलर कर रहे थे बेथोवन। उनके दिमाग में भी जो भी आइडिया था वो उसे लिख लेते, चाहे वो अच्छा है या बुरा। बाद में उसे देखते कि क्या इस आइडिया को किसी और आइडिया के साथ कंबाइन किया जा सकता है ताकि एक बेटर आइडिया बना पाए और वो उसे आइटरेटिवली इंप्रूव करते हैं। हमने ये भी देखा था कि हमें से मैक्सिमम लोग आइडियाज को लिखते ही नहीं है, जिसकी वजह से वही आइडिया दिमाग में सर्कुलेट होते रहते हैं। फिर हमने देखा था रूल ऑफ 120 कि कैसे 2 जार रख के एक सिंपल यंग लड़का वन ऑफ द मोस्ट फेमस सब ब्रोकर बन गया। और ये रूल ऑफ 120 हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और फाइनली हमने देखा था गोल्डीलॉक जोन, जिसमें हमने देखा था कि अगर हम अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो डिफिकल्टी लेवल ना बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम। अगर आप गोल्डीलॉक जोन को और ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस पर एक बहुत अमेजिंग बुक भी लिखी गई है, द फ्लो बाय मिहाई चिक्सन-मिहाई, और इसकी डिटेल्ड बुक समरी हिंदी और इंग्लिश में गूगल ऐप पे अवेलेबल है, जिसे आप डाउनलोड करके सुन सकते हैं। इसे 5 मिलियन लोगों ने इंस्टॉल किया है और 4.8 स्टार की रेटिंग दी है। और हाँ, अगर आप इस नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।